पिछले एपिसोड में हमने देखा था एक अपार्टमेंट में किसी का मर्डर हो जाता है, लेकिन ये मर्डर सभी हीरोज के लिए खास इसलिए था क्योंकि उस मर्डर वाली जगह पर उन्हें एक फोटो मिलती है जिसके पीछे किसी तरह का कोई सीक्रेट कोड लिखा होता है जिसे कोई भी नहीं समझ पा रहा होता है। यहाँ तक कि वकांडा का किंग टचाला भी इस कोड की गुत्थी को समझ नहीं पाता है, जिसके बाद कैप्टन मार्वल और जिमी कई जगह पर सभी जीनियस सुपर हीरो से उस कोड के बारे में पूछने जाते हैं, जहां पर उन्हें ये पता चलता है कि ये एक हेक्साडेसिमल कोड है जिसका मतलब कोई भी नहीं जानता था। अब आगे हमारी आज की कहानी की शुरुआत होती है घोस्ट राइडर से, जो अपनी फटफटिया लेकर लास वेगास की सड़कों की तरफ जा रहा होता है क्योंकि हेल से कुछ डीमंस भागकर होटल इन्फर्नो पर अटैक करने के लिए आए होते हैं। अब ये होटल इन्फर्नो वो जगह है जहां पर हेल का राजा मेफिस्टो रहता है और मेफिस्टो की ही वजह से जॉनी ब्लेज को उसकी घोस्ट पावर्स मिली थी। तब जॉनी ब्लेज वहां पर आते ही सभी डीमंस को अपनी हेल फायर से जलाकर वापस से हेल में भेज देता है, लेकिन तभी वहां पर डॉक्टर स्ट्रेंज का एक साथी वोंग आता है जो घोस्ट राइडर से पूछता है, ब्लेज तुम यहाँ पर आखिर कर क्या रहे हो? जिस पर ब्लेज जवाब देता है, टकले मेरे रास्ते से हट जाओ, मैं यहाँ पर मेफिस्टो के लिए आया हूँ। प्लेनेट फॉलो। यहाँ पर एक वेल रबिन पादरी अपने यहाँ के लोगों को बुलाकर किसी तरह का रिचुअल करवा रहा है और ये रिचुअल किसी गॉड को बुलाने के लिए किया जा रहा है। पादरी कहता है, वेल रबिन्स आज वो घड़ी आ गई है जब हम सबको मुक्ति मिलेगी। हमने हजारों सालों से उसका इंतजार किया है, तो तुम सभी लोग तैयार हो जाओ क्योंकि हमारा गॉड अब आने ही वाला है। लेकिन तभी उसी जगह पर एक बड़ा सा धमाका होता है, जिसके बाद पादरी भागते हुए बाहर आता है। तब वो देखकर घबरा जाता है क्योंकि वहां पर उसका गॉड नहीं बल्कि एक ऐसा गॉड आया होता है जिसे नल के नाम से जाना जाता है, डिस्ट्रॉयर ऑफ द स्टार और गॉड ऑफ द एंटी लाइफ। नल अपने सिम्बियोट्स के साथ क्लिंटार की जेल से आज़ाद हो चुका था, इसीलिए अब ये डार्क गॉड जिस भी प्लेनेट की तरफ से गुजर रहा है उसको ख़त्म करता जा रहा है, जिससे यूनिवर्स अब ख़त्म हो रहा है। और इस चीज़ को अर्थ पर डिलन भी फील करता है, जो कि एडी ब्रॉक यानी कि वेनम के ही साथ रहता है। वहीं दूसरी तरफ शहर में एक ट्रक बेकाबू होकर किसी ब्रिज से नीचे गिरने वाला होता है कि तभी माइल्स उसे बचाने पहुंच जाता है, लेकिन माइल्स ऐसा करने में कामयाब नहीं हो रहा था। पर तभी वहां पर पीटर पार्कर आकर उस सिचुएशन को हैंडल कर लेता है। फिर हम देखते हैं हल्कलिंग को जो किसी से बात कर रहा होता है, लेकिन तभी उसे ऐसा फील होता है कि कोई तो है जो वहां पर मौजूद है। तब हल्कलिंग बाहर आकर देखता है तो उसके सामने बिली खड़ा होता है। तब बिली कहता है, सॉरी टेडी, मैंने तुम्हें इस तरह से आकर सरप्राइज कर दिया। जिस पे टेडी कहता है, बस कर पगले, रुलाएगा क्या? जिसके बाद ये दोनों अपनी कुछ बातें करते हैं और फिर ये दोनों लोग वो काम करते हैं जिसको करने का तो हम बिल्कुल भी सोच नहीं सकते हैं। फिर हल्कलिंग वहां से चला जाता है। तब हम देखते हैं काराकोआ आइलैंड, जहां पर सिनिस्टर अपनी सिनिस्टर आर्मी को बढ़ाने के लिए लोगों की पावर्स को एग्जामिन कर रहा है, जिसके लिए वो एक्समैन के डाटाबेस का इस्तेमाल करता है। लेकिन सिनिस्टर की नज़र बस एक बंदे को ढूंढ रही होती है और उसका नाम फ्रैंकलिन रिचर्ड होता है। बैक्स्टर बिल्डिंग यानी कि फैंटास्टिक फोर का घर। यहाँ पर फ्रैंकलिन रिचर्ड बोलता है, डैडी मैंने वो लिस्ट बना ली है। तो रीड पूछता है, कैसी लिस्ट? जिस पे फ्रैंक बताता है कि इस लिस्ट में हर उस सुपर विलेन का नाम है जिसे मैं हरा सकता हूँ। तो रीड कहता है, फ्रैंकलिन तुम ये सब करना बंद करो, तुम एक छोटे बच्चे हो और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। लेकिन तभी सूजन आती है और कहती है, रीड तुम यहाँ पर देखो, तुम्हारी बेटी ने ये क्या बनाया है। लेकिन तभी जॉनी और द थिंग आपस में झगड़ना शुरू कर देते हैं क्योंकि द थिंग ने सोशल मीडिया पर जॉनी की कुछ फोटोज अपलोड कर दी हैं, जिस पे रीड बाहर आते हुए बोलता है, उफ ऐसा लगता है मेरा घर एक सर्कस बन गया है। लेकिन तभी वहां पर ब्लू मार्वल आता है। तो रीड कहता है, डॉक्टर ब्रेशर बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तब ब्लू मार्वल रीड को वो कोड दिखाता है, जिसे देखकर रीड कहता है, ये तो एक हेक्साडेसिमल कोड है, ये तुम्हें कहाँ से मिला? जिस पे ब्लू मार्वल कहता है, ये हमें इस डेड बॉडी के पास से मिला। तब रीड कहता है, वैसे तो मैं अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, लेकिन आज मेरे घर में हालत ऐसी नहीं है जो मैं काम भी कर सकूं। लेकिन मुझे इस मर्डर मिस्ट्री को समझने के लिए मुझे पहले उस बॉडी को देखना होगा।
जिसपे ब्लू मार्वल कहता है कि ठीक है, फिर तुम वहां से उस चीज को इन्वेस्टिगेट कर सकते हो और तब तक मैं इस कोड को समझने के लिए टोनी स्टार्क के पास जाता हूँ। जिसके बाद वो दोनों लोग अपने अपने रास्ते पर चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि आयरन मैन एक शिप से 2 लोगों को बचा रहा होता है, जिसपे पायलट पूछती है कि उस शिप का क्या, तो आयरन मैन कहता है अच्छा तो मुझे तुम ये बताओ कि मैं शिप को बचाऊं या फिर तुम्हें। तब वो पायलट कहती है शिप को गिरने दो। लेकिन तभी वहां पर ब्लू मार्वल आ जाता है, जो आयरन मैन से कहता है सॉरी मैं थोड़ा गलत टाइम पर आया हूँ। दरअसल मसला ये है कि मुझे एक मर्डर मिस्ट्री सुलझानी है। पर तभी आयरन मैन अपना हेलमेट खोलता है तो ब्लू मार्वल कहता है एरॉन तुम इस सूट में क्या कर रहे हो और टोनी स्टार कहाँ पर है। जिस पर एरॉन स्टार कहता है टोनी थोड़ा छुट्टी पर है, तुम मुझे बताओ कि तुम किस काम के लिए आए हो, मैं भी तुम्हारे उतने ही काम आ सकता हूँ जितना कि टोनी। तो गाइज ये एरन स्टार्क टोनी का भाई है। जिसपे ब्लू मार्वल एरन स्टार्क को वो कोड दिखाते हुए पूछता है अच्छा तो मिस्टर जीनियस मुझे तुम ये बताओ कि ये कोड मशीन कोड है या फिर नहीं। जिसपे एरन कहता है ये कोड इनमें से कुछ भी नहीं है। जिसपे ब्लू मार्वल वहां से जाते हुए बोलता है कि मुझे तो ये लगा ही था कि तुम मेरे किसी काम के साबित नहीं हो सकते हो। तो एरन कहता है वो एक साइफर हाइडिंग मैसेज था, वो भी 3 सिंपल वर्ड्स में। जिसपे पायलट कहती है अगर तुम उस कोड के बारे में समझ गए थे तो तुमने उसे बताया क्यों नहीं। जिसपे एरन कहता है उसने ये बात पूछी ही नहीं। फिर हम देखते हैं रीड रिचर्ड उस मेडिकल सेंटर में आ गए होते हैं जहां पर उस आदमी की डेड बॉडी मौजूद होती है। रीड सामने खड़ी लेडी से पूछता है मिस मुझे माफ करना लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने आपको कहीं पर देखा है। दरअसल मैं पिछले कई दिनों से कई लोगों से मिला हूँ और इस वजह से मुझे आपको पहचानने में थोड़ी दिक्कत महसूस हो रही है। तब वो लेडी अपना हाथ बढ़ाते हुए कहती है मेरा नाम जेन फॉस्टर है और हाँ हम वॉर ऑफ रियल्म के टाइम पर मिल चुके हैं। तब रीड कहता है ओह हाँ मुझे याद आया, आप तो थॉर की फ्रेंड हैं और पिछली थॉर भी। तो एसगार्ड पर सब कैसा चल रहा है। जिसपे जेन कहती है हम यहाँ पर एसगार्ड के लिए नहीं बल्कि इस केस को देखने के लिए आए हैं। तब रीड अपनी पावर से उस आदमी के सर पर एक हेलमेट बनाकर कहता है कि मुझे इस बॉडी को देखकर लगा ही था कि मैं इसे जानता हूँ और अब मैं श्योर हूँ कि मैं इसे जानता हूँ। ये एक क्री है और इसका नाम बेल्डैन है। मैं इससे पहले भी मिल चुका हूँ जब मून के डार्क साइड एरिया पर कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी। तब ये अपने एक स्क्रल पार्टनर रैक्सॉन के साथ काम करता था। फिर रीड उस कोड को देख के थोड़ा कैलकुलेशन करता है, उन वर्ड्स को समझता है और कहता है ये वर्ड्स देखने में एक हेक्साडेसिमल कोड जैसे लग रहे हैं लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है। इस न्यूमेरिक कोड में कुछ वर्ड्स छुपे हुए हैं जो कि 2 या फिर 3 लेटर के हो सकते हैं और इस कोड का मतलब है बी वेयर द ट्रीज, मतलब पेड़ों से सावधान। जिसपे जेन कहती है इसका क्या मतलब है अब। जिसपे रीड कहता है इसका मतलब तो मुझे भी नहीं पता है लेकिन हाँ मैं किसी को जानता हूँ जो इसके बारे में हमें बता सकता है। तब हम देखते हैं एक आदमी को जो कॉल पर किसी से बोल रहा होता है कि हाँ काम हो गया, हाँ पक्का काम हो गया, अच्छा मैं यहाँ पर एक कोड छोड़ जाऊंगा जिससे तुम आगे के प्रोसेस को कंप्लीट कर सको। जिसके बाद वो आदमी पेपर पर एक कोड लिखता है जिसमें 2 फेस्ड लिखा होता है और साथ ही में वो कुछ न्यूमेरिक कोड भी लिखता है। फिर वो आदमी एप्पल खाते हुए बाहर आता है और एक बॉक्स से बटन को ऑन करता है जिससे पानी वाला टैंक बदल कर किसी स्पेसशिप में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन तभी वहां पर रीड आता है और पूछता है क्या तुम मुझे कुछ बेल्डैन के बारे में बताओगे। पर तभी वहां पर कैप्टन मार्वल भी आ जाती है और वो आते ही उस बंदे के मुंह पर एक पंच मारती है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि वो बंदा कोई ह्यूमन नहीं बल्कि एक स्क्रल था। फिर वो स्क्रल कैरल पर अटैक करते हुए बोलता है मेरा मिशन अर्थ पर पूरा हो गया और अब मैं यहाँ से जाने वाला हूँ और मुझे नहीं पता है कि तुम किस बेल्डैन के बारे में पूछ रहे हो। जिसपे रीड कहता है रैक्सॉर मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम उस वक्त मेरे साथ ही मौजूद थे, इसलिए ज्यादा झूठ बोलने की कोशिश मत करो, मुझे सच सच बताओ कि तुमने बेल्डैन के साथ क्या किया है। पर तभी वहां पर जेसिका आती है और वो स्क्रल को पंच मारते हुए बोलती है कि तुम ज्यादा बनने की कोशिश ना करो क्योंकि मैं अब ये बात जानती हूँ कि बेल को किसने मारा है। जब मैं उस जगह पर गई थी तब मैंने वहां पर कुछ खाली पॉट देखे थे और इसका मतलब ये था कि तुम वहां पर पौधे के रूप में पहले से ही मौजूद थे और तुमने ही बेल्डैन को मार डाला है। तो ब्लू मार्वल कहता है और हमें वहां पर एक कोड मिला जो ना तो क्री लैंग्वेज में है और ना ही स्क्रल लैंग्वेज में, तो तुम मुझे बताओगे कि वो कोड आखिर किसके लिए था।
जिसपे वो स्क्रल कहता है, मैं और बेल यहाँ अर्थ पर काफी समय से रहकर अपने कामों को अंजाम दे रहे थे और साथ ही में हम तुम्हारी ये भाषा भी सीख रहे थे। लेकिन अगर बेल मर गया है तो क्या तुम मुझे बताओगे कि उस कोड में बेल का क्या मैसेज था? जिसपे ब्लू मार्वल कहता है उस मैसेज का मतलब ये था कि पेड़ों से सावधान। जिसको सुनकर वो स्क्रल कहता है, ओ नो, ये नहीं हो सकता है, हम सब ने बहुत देर कर दी है, अब हम लेट हो गए हैं, क्योंकि इसका मतलब यही है कि अंपायर सब गिरने वाले हैं। और इतना कहते ही उस स्क्रल के मुंह से एक बहुत बड़ा सा पेड़ वहां पर निकल आता है, जिसे सभी देखकर हैरान रह जाते हैं। कैप्टन मार्वल कहती है कि क्या कोई मुझे बताएगा कि यहाँ पर ये क्या हुआ है, ये सच में मर गया है या फिर इसने कोई रूप बदल लिया है? जिसपे रीड कहता है, ये अब मर चुका है, पर मुझे ये समझ में नहीं आता है कि रेक्सॉर और बेल यहाँ पर किस मिशन की बात कर रहे थे और अब क्या चीज एक्टिव हो गई है, क्योंकि इसके बोलने के तरीके से तो मुझे यही लगता है कि कुछ तो बहुत बड़ा अब होने वाला है। तब हम देखते हैं टेडी यानी कि हल्कलिंग को, जो कि स्टार स्वॉर्ड को लेकर अपने राज्याभिषेक के लिए जा रहा होता है। तो क्री का एक कमांडर कहती है, लॉर्ड टेड, हम सब आपके साथ हैं। तो गाइज, मैं आपको ये बात बता दूं कि हल्कलिंग के पेरेंट्स में एक लोग क्री थे और एक लोग स्क्रल, इसीलिए हल्कलिंग क्री और स्क्रल दोनों है। जिसके बाद हल्कलिंग उन सभी से कहता है, मेरे लोगों, आज यहाँ पर क्री और स्क्रल दोनों ही लोग मौजूद हैं, लेकिन आज वो दिन आ गया है जब हम सब अपनी आपसी वॉर को बुलाकर एक होंगे और हम सब एक साथ मिलकर इस स्टार स्वॉर्ड के साथ अपने दुश्मन को खत्म करेंगे। हम सब अपने उस दुश्मन को खत्म करेंगे जो यहाँ से बहुत दूर एक सोलार सिस्टम में रहता है। और अब ये फाइनल वॉर होकर रहेगी। और हल्कलिंग की इन्हीं लाइनों के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। और अब ये क्री और स्क्रल मिलकर अर्थ पर अटैक करने वाले हैं और आगे क्या होगा ये सब हम अपनी आने वाली वीडियोस में जानेंगे, क्योंकि ये इवेंट बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है। तो आपको ये स्टोरी जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी समझ में आती जाएगी। तो आप इस स्टोरी को जानने के लिए कितना एक्साइटेड हैं ये बात मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका रिस्पांस अच्छा रहेगा तो मुझे भी इस स्टोरी को कवर करने में अच्छा लगेगा। तो अब मैं चलता हूँ, आप मेरी बाकी की वीडियोस एंजॉय करें और खुश रहें।